तारिक है और आज हम पढ़ने वाले हैं पाक स्टडी 302 लेक्चर नंबर 13। उम्मीद करती हूँ तमाम स्टूडेंट बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का लेक्चर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो मिड टर्म एंड फाइनल टर्म की एग्जाम्स में तैयारी होती है वो 16 टू 29 तक आपके लेक्चर्स इंक्लूड होते हैं, बट मिड टर्म में 1 to 16 लेक्चर्स आपके इंक्लूड होते हैं, जहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज एंड लॉन्ग क्वेश्चंस आ जाते हैं। बट आपके कोविड की वजह से अगर एमसीक्यूज आ रहे हैं सिर्फ मिड टर्म के एग्जाम में, तो आप लोगों ने ये लेक्चर्स लाजमी तौर पर तैयार कर लेने। पास पेपर्स तो आप तैयार करेंगे जाहिर सी बात है, लेकिन आपके अगर पीपीटी स्लाइड्स अच्छे से तैयार हैं और आपने हर लेक्चर के पॉइंट्स को क्लियर कर लिया कि हर लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ है। जैसे कि आज हम रोल ऑफ लीडरशिप को पढ़ेंगे, ठीक है, सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन उन्होंने क्या किया, किस तरह से सारा कुछ हुआ, ठीक है, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, डेथ कब हुई, तो सारा कुछ ये डेट्स आ जाती हैं जो एमसीक्यूज की सूरत में आपके आ जाती हैं। पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होता, आपकी पाक स्टडी 302 रिलेट करती है आपकी एफएससी से, तो पेपर इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी आप पास पेपर्स तैयार कर लेते हैं, आपके बहुत अच्छे मार्क्स आ जाते हैं ईजिली। तो हम आज का लेक्चर अपना स्टार्ट करते हैं। कोई भी क्वायरी हो तो मेरा कमेंट सेशन स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए ऑन है, आप लोग कमेंट्स में भी मुझसे पूछ सकते हैं। रोल ऑफ लीडरशिप, आज हम पढ़ने वाले हैं रोल ऑफ लीडरशिप। अब प्रीवियस लेक्चर में भी हमने पढ़ा था, बट आज के लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सर सैयद अहमद खान के बारे में पढ़ने वाले हैं, जो अलीगढ़ मूवमेंट उन्होंने की, ठीक है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे, ठीक है, 1817 to 1898, ठीक है। आपने डेट्स अच्छे तरीके से याद कर लेनी है, हर लेक्चर की डेट्स अच्छे से याद कर लेनी है, लिख कर याद करें, ज़ुबानी तो याद होगी नहीं। इसका शॉर्ट तरीका स्टूडेंट्स यही होता है डेट्स याद करने का। नेम लिखें, इसी तरह से आप अपने पेज पर एक कॉपी बना लें सेपरेट सी, ठीक है। यहाँ पर सर सैयद अहमद खान का आ गया, ठीक है, कब हुआ, तो यहाँ पर 1817 to 1898, तो आपने ये डेट ऑफ बर्थ एंड ये लिख लेनी है डेट, ठीक है, एक कॉपी पर लिख लेनी है ताकि आप जैसे ही पेपर में भी याद करें आपके ये नोट्स बनते जाएंगे डेट वाइज, ठीक है। अगर आप पॉइंट्स नहीं लिखते हैं तो डेट्स आप एक पेज पर लिख लें, एक डायरी बना लें, कॉपी बना लें, वहाँ पर आप डेट्स लिख लें, आपका पास स्टडी तो यूं चुटकी में क्लियर हो जाएगा, ठीक है। डेट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो बार बार रिपीट होकर आती हैं और डिफ़िकल्टी भी आप स्टूडेंट्स को इसी में होती है। तो सबसे पहले हम आज बात कर लेते हैं उनकी बात सर सैयद अहमद खान की, जो अलीगढ़ मूवमेंट थी। Although the British historicism at the later period had realized that the Muslims were not alone responsible for the mutiny, अब यहाँ पर क्या हुआ था कि ब्रिटिश जो था हिस्टोरी में, ठीक है, तारीख में जो ब्रिटिश था, बरतानवी था, उसको क्या हुआ कि उसको रियलाइज़ हुआ कि मुस्लिम अकेले ही रिस्पॉन्सिबल नहीं है इस बगावत के, ठीक है, मुठीनी जो कहेंगे हम बगावत को कहेंगे यहाँ पर, ठीक है, जिम्मेदार नहीं है। इट वॉज सर सैयद हु इन फैक्ट दे कन्फ्यूज द ब्रिटिश अर्लियर दैन डैट अबाउट दिस ट्रूथ। यहाँ पर जो हकीकत थी उसमें पहले अंग्रेज़ों को राज़ी करते थे, ठीक है, इसके हकीकत के मुकाबले में यहाँ पर जो सर सैयद है उन्होंने पहले ही किसको कन्विंस किया था, ब्रिटिश को कन्विंस किया था, ये ट्रूथ था, ये सच सामने आया था। सर सैयद अहमद खान जो थे वो पॉलिटिकल इंटेलेक्चुअल इन्फ्लुएंस फॉर द रिहेबिलिटेशन थे, ठीक है, क्या मतलब कि सर सैयद अहमद खान जो थे वो सियासी थे और उसकी बहाली के लिए जो दानिशवराना असर व रसूख जो था वो मुसलमान थे, ठीक है, जिन्होंने अपने खुदाविंद से बाजियाफ्त किया समाजी, यहाँ पर सियासी, माशी और फिक्री जंग आज़ादी के बाद में, ठीक है, तारीख़ में, ठीक है, यहाँ पर जो वार इंडिपेंडेंस हुई वहाँ पर पॉलिटिकल इकनॉमिक एंड यहाँ पर सोशो पॉलिटिकल इकनॉमिक एंड टेक्निकल डार्कनेस यहाँ पर उन्होंने किया, ठीक है, पॉलिटिकल वगैरह को सबको देखा। इसकी बहाली के लिए उन्होंने क्या किया, यहाँ पर जंग की, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सर सैयद वाज बोर्न इन दिल्ली इन 1817। अब देखिए आपको यहाँ पर पूरा पॉइंट क्लियर हो जाएगा पहले ही पॉइंट में कि कब पैदा हुए थे, 1817 में, क्योंकि हर लेक्चर की पीपीटी स्लाइड में आपको लाजमी तौर पे ये दिखा रही हूँ कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट थी, जैसे यहाँ पर मैंने आपको पहले ही दिखाई। तो ये डेट्स आप डायरी पर नोट कर लें, अच्छे से याद कर लें, ये डेट्स आप लोगों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सर सैयद जो थे वो 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे, इंतहाई काबिल एहतराम थे, ठीक है, कुंबाक थे, ठीक है, उसमें वो फिर उसके बाद क्या हुआ, उसमें दाखिल हुए। ईस्ट इंडिया कंपनी की जो खिदमात थी और जज के जो ओहदे पर थे, ठीक है, और उनको जज का जो था ओहदा मिला था, पोजीशन ऑफ द जज का ओहदा मिल गया था सर सैयद अहमद खान को। उसके बाद ये आपको एमसीक्यूज आ सकता है, सर सैयद अहमद खान यहाँ पर मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है, ठीक है। यहाँ पर सर सैयद अहमद खान जो थे वो 1817 में दिल्ली में पैदा हुए थे। अब ये एमसीक्यूज आपको, आपने डेट याद कर ली कि 1817 में वो पैदा हुए थे, ठीक है, कौन सी जगह पर पैदा हुए थे, दिल्ली में पैदा हुए थे, ठीक है, ये आपने अच्छे से याद रखना, दिल्ली में पैदा हुए थे 1817 में, ठीक है, एक रिस्पेक्टेबल फैमिली से वो बिलोंग्स टू थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी में जो कि उनकी पोजीशन थी वो जज की थी। ड्यूरिंग 1857 ही सर्व विद लॉयल्टी एंड द डिस्टिंक्शन
उन्होंने मशहूर मजमून पंप मजमून लिखा था, ठीक है, भारतीय बगावत की वजूहात पर और हिंदुस्तान की वफादात पर, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने जो था 1857 के दौरान उन्होंने वफादारी और ख़िदमत जो थी, यहाँ पर लॉयल्टी, एक लॉयल के साथ, वफादारी के साथ, ठीक है, अपनी खदमात जो थी यहाँ पर अंजाम दी थी इम्तियाज़ के साथ। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। ही enumerated the cause of 1857 disturbance as people were not satisfied with the action of the government। अब यहाँ पर क्या हुआ कि उन्होंने 1857 की जो वजह थी, उनकी जो परेशानियाँ थी, उनकी परेशानियों के तौर पर उन्होंने क्या यहाँ पर बताया 1857 में कि जो लोग थे उससे मुतमईन नहीं थे, हुकूमत की कार्रवाई से लोग जो थे उस टाइम के वो बिल्कुल भी मुतमईन नहीं थे। दी लॉ वर ऑफ अलाइन ओरिजिन, जो कवानीन थे वो अजनबी नसरात के थे, ठीक है। और यहाँ पर पीपल एंड द गवर्नमेंट वर पोल अपार्ट। अब पोल अपार्ट यहाँ पर कह सकते हैं आप, अवाम और हुकूमत जो थे कतब थे, ठीक है। उसके अलावा थे अमल के दरमियान जो लोगों में बेचैनी पैदा हो रही थी, ठीक है, फौजियों की वजह से, यहाँ पर फौजी भी थे, ठीक है, एक्ट्स जो उनके हो रहे थे लोगों के, तो उनके दरमियान एक बेचैनी पैदा हो रही थी, क्योंकि यहाँ पर सबसे बड़ा मसला ये था कि लोग जो थे वो गवर्नमेंट से सेटिस्फाइड नहीं थे। गवर्नमेंट के जो एक्शन वो ले रहे थे, जो वो लॉ लगा रहे थे, वहाँ पर जो फौजें खड़ी कर रहे थे, उनसे लोगों में डिस्टर्बेंस पैदा हो गई थी, एक वो मुतमईन नहीं थे लोग। उसके बाद बात कर लेते हैं डिनेल ऑफ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल। लोगों को नुमाइंदगी की जो थी वहाँ पर रोज़ाना थी, ठीक है, नुमाइंदगी की रोज़ाना यहाँ पर आई। हुकूमत की तरफ से रजामंदी हुई लोगों की फलाह बहबूद के लिए, ठीक है, यहाँ पर जो अनविलिंगनेस थी, ठीक है। उसके बाद मुसलमानों का ज़्यादा जो हिस्सा था, ठीक है, उनको नहीं दिया गया था। जो हिंदुओं की निस्बत यहाँ पर देखा गया कि जो उनका हिस्सा था वहाँ पर नहीं मिला उनको, मुसलमानों को, हिंदुओं को ज़्यादा मिल गया था, ठीक है। जैसे इंडस्ट्रीज़ में, ठीक है, इंडस्ट्रीज तो थी, चीज़ें तो थी मुसलमानों के पास, लेकिन वहाँ पर क्या हुआ कि सामान नहीं था। चीज़ तो उनके पास थी बट जॉब्स वगैरह नहीं मिल रही थी, तो बहुत ज़्यादा उनको उनका हक नहीं मिल रहा था। इट वॉज नॉट अ प्लान इंसरेक्शन। यहाँ पर क्या हुआ, ये मनसूबा बंद जो था, बगावत जो थी नहीं थी। उसके बाद 9 में हम आ जाते हैं, यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में आ जाते हैं। ही defended the Muslim against the British change of the sedition and the disloyalty। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने खुदा के ख़िलाफ़ मुसलमानों का दफ़ा किया, बरतानवी बगावत की तब्दीली के लिए और बेवफाई के लिए, ठीक है। जो बेवफाई यहाँ पर डिसलॉयल्टी कर रहे थे, बेवफाई कर रहे थे। लॉयल्टी का मतलब होता है वफादारी के साथ, ठीक है, सच्चाई के साथ। डिसलॉयल्टी मतलब कि बेवफाई के साथ बेवफाई कर रहे थे, उनको उनका हक नहीं मिल रहा था मुसलमानों को। In 1875 he established the Mohammedan Anglo Oriental College of the अलीगढ़, ठीक है। 1875 में उन्होंने ये अदारा कायम किया, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज जो था वो अलीगढ़ में, ठीक है, यहाँ पर उसकी बुनियाद रखी गई अलीगढ़ में। ही रिटायर्ड इन 1876, वो रिटायर हुए 1876 में, एंड वर्कड एज अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ द 5 ईयर एंड डाइड इन 1898। यहाँ पर उन्होंने मेंबर की तरह काम किया, गवर्नर जनरल के लेजिस्लेटिव की तरह, ठीक है, काउंसिल में। और जो वो रिटायर हुए उनको जो डेड हुई उनकी, ठीक है, उनकी जो वफ़ात हुई वो 1898 में हुई। 5 साल के लिए कानून साज काउंसिल में वो काम करते रहे, और जो फौत हुए वो 1898 में फौत हुए। Sir Syed was a remarkable personality who left his unmistakable impact on the Muslims in the 4 different but interconnected spheres: education, religion, social life and politics। सर सैयद जो थे वो यहाँ पर रिमार्केबल पर्सनैलिटी थी, एक आप कह सकते हैं काबिल ज़िक्र शख्सियत थी, एक रिमार्केबल, एक याद रह जाना, अपना असर छोड़ जाना, ऐसा असर जो उन्होंने मुसलमानों पर 4 मुख्तलिफ लेकिन अल मज़हब में उन्होंने छोड़ा। जैसे कि वहाँ पर उसमें इकनॉमिक आ गया, ठीक है, यहाँ पर एजुकेशन आ गया, तालीम के हवाले से उन्होंने छोड़ा, मुसलमानों पर एक ना भूलने वाला एक इम्पैक्ट छोड़ा। एजुकेशन को वो लेकर आया, रिलीजन को लेकर आया, मज़हब को लेकर आया, सोशल लाइफ लेकर आया, सियासत में भी एक तमीज़ लेकर आए, ठीक है, एक चीज़ लेकर आए, एक सीक्वेंस लेकर आए, ठीक है, कि लोग एक दूसरे का हक ना खाएं, ठीक है, हक लेकर आए हैं पॉलिटिक्स में भी, सियासत में भी। एजुकेशन वाज द फाउंडेशन ऑन विच ही बिल्ड हिज सुपर स्ट्रक्चर ऑफ हिज रिलीजन, सोशल एंड पॉलिटिकल आइडियाज। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो कि तालीम थी
वो बुनियाद थी जिसकी बुनियाद जो थी वो तालीम की जो बुनियाद थी वो तामीर करना है, ठीक है। इसका जो मज़हब था वहाँ पर माशरती आ गया, सियासी नज़रियात आ गया, ठीक है, पॉलिटिकल आइडियाज़ जो थे, सियासी नज़रियात वगैरह, ये सारा कुछ आ गए थे इसमें। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, ही आस्क्ड मुस्लिम टू सीक द वेस्टर्न एजुकेशन लर्निंग इंग्लिश एंड एक्वायरिंग वेस्टर्न नॉलेज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब वो किस तरह से इंग्लिश को यहाँ पर तालीम को लेकर आए, किस तरह से लेकर आए, उन्होंने क्या किया, मुसलमानों से मगरिब की तलाश के लिए कहा कि अंग्रेज़ी सीखने की तालीम और मगरबी इल्म हासिल करना चाहिए है, क्योंकि अगर मगरिब वालों से ऊंचा उन्होंने जाना है, ज़ाहिर है मुसलमानों को सब चीज़ें सीखने की ज़रूरत थी, नॉलेज जितना हो उतना कम है, ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है कि साइंस और टेक्नोलॉजी जो है मगरिब के लिहाज से भी होनी चाहिए। ही आस्क्ड मुस्लिम टू मेंटेन देयर इस्लामिक बिलीफ। उन्होंने क्या कहा मुस्लिम को कि वो मेंटेन करें अपना इस्लामिक बिलीफ, अपना इस्लामिक मज़हब पर जो यकीन है उनका, उसको पक्का करें। और वो किस तरह से हो सकता है, उसका जो बेस है वो होली कुरान पर है, वो सुन्ना पर है, ठीक है, हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, ठीक है। बट ट्राई टू गेट अवे विद द ट्रेडिशन इस्लामिक लर्निंग इन द प्रोसेस ऑफ एजुकेशन। अब यहाँ पर क्या हुआ, इस दौर जो सुन्नत है लेकिन इससे दूर होने की कोशिश करो, रवायत इस्लामी तालीम, इनमें तालीम का अमल यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि बेस जो है वो होली कुरान है, ठीक है। तो इनसे दूर नहीं होना है, यहाँ पर जो है ट्रेडिशन जो है उससे दूर नहीं होना है, लर्निंग करनी है, एजुकेशन की तरफ भी आना है। इन रिलीजन ही आस्क्ड मुस्लिम टू मेंटेन देयर इस्लामिक बिलीफ। उन्होंने मज़हब के लिहाज से कहा कि मुसलमानों को कहा कि वो अपना जो इस्लामिक बिलीफ है वो मेंटेन करें, ठीक है। ये वही बात आ गई यहाँ पर। मज़हब में उसने जो है मुसलमानों को बरकरार रखने के लिए कहा कि इसका जो इस्लामी अक़ीदा है वो कुरान और करीम पर मबनी है और सुन्नत, लेकिन इससे दूर होने की कोशिश करो, रवायत इस्लामी तालीम, इनके अमल में जो है यहाँ पर तालीम भी है, तालीम भी लेकर आए, ठीक है, होली कुरान वगैरह है, ठीक है, और ये चीज़ें हैं। तो वो मज़हब में अक़ली नुक्ता नज़र के लिए खड़ा था, जो सर सैयद अहमद ख़ान थे, ठीक है, वो खड़े रहे और कहा कि इंकशाफ हुआ कि हकीकत हो सकती है, वजह ये कि जो ज़रिया है वो बेहतर समझा जाए, जो उनका ज़रिया बन रहा है समझने का उसको और ज़्यादा बेहतर बनाया जाए। यहाँ पर देयर कुड बी नो कॉन्ट्रडिक्शन बिटवीन दी वर्ड ऑफ गॉड, ठीक है। यहाँ पर खुदा का कलाम जो था, इंकशाफ हुआ सच, और खुदा का जो काम था यानी कि फ़िज़िकल लॉ, फ़िज़िकल साइंसेस, जो जिस्मानी अलूम के जो फ़वायदे थे, मुख्तसरन आप यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इन शॉर्ट ही आर्ग्यूड दैट द बेसिक आइडिया दैट ट्रूथ कैन बी अंडरस्टूड एंड इंटरप्रेटेड इन द लाइट ऑफ द ह्यूमन नॉलेज इन साउंड। मुख्तसर ये कि उसने दलील दी, उसने यहाँ पर आर्ग्यूड रखे कि बुनियादी नज़रिया जो है उसकी हकीकत को समझा जा सकता है और इंसान की रोशनी में तशरीह की इल्म जो है वो मुस्तकीम है। यहाँ पर his main purpose was to bring some reconciliation between the rulers and the downtrodden Muslims। उसका जो असल मकसद था वो कुछ लाना था, हुक्मरानों के माबीन मफहमत और ज़हर बहसत मुसलमान जो थे, और वो इस तरह के दरमियान कुर्बत लाने की कोशिश की। यहाँ पर इस्लाम और असाइयत में सोशल लाइफ, ही स्टूड फॉर द सिंप्लिसिटी, हॉनेस्टी एंड अदर होमली वर्चुअस। माशरती जो ज़िंदगी थी उसमें वो सादगी के लिए खड़े थे, दयानतदारी के लिए लेकर आए, ठीक है, वहाँ पर हॉनेस्टी लेकर आए और दीगर घरेलू जो थी खूबियाँ जो थी वहाँ पर वो लेकर आए, होमली वर्चुअस हम कहेंगे यहाँ पर घरेलू खूबियों को। इन हिज फेमस बुक, अब उनकी जो फेमस बुक थी स्टूडेंट्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, बार बार आपके आता है और रिपीट होकर आता है। उनकी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बुक थी वो तहदीद, यहाँ पर तहदीदुल अखलाक थी। तो ये आपके नेम आपने मोस्टली याद कर लेना है कि कौन सी बुक थी। तो यहाँ पर इनकी फेमस बुक थी, ठीक है, तहदीबुल अखलाक, ठीक है। उन्होंने उसमें बताया लोगों को कि वो कबूल करना सिखाया, उन्होंने क्या आवाज़ और पुरकशिश थी यहाँ पर यूरोपीय अदाब और माशरती ज़िंदगी की, तो सारा कुछ उन्होंने यहाँ पर बताया। तो यहाँ पर इनकी जो फेमस बुक है उसका नाम आपने अच्छे से याद कर लेना, MCQ उसमें बार बार आती है। इन पॉलिटिक्स सर सैयद हैड 3 मेन आइडियाज़ टू दी इनक्लूकेट। यहाँ पर जो पॉलिटिक्स में उन्होंने 3 मेन अहम ख्याल जो थे वो लेकर आए। वो क्या थे? मुस्लिम्स टू कीप अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, क्योंकि उन्होंने कहा कि मुस्लिम जो हैं वो दूर रहें पॉलिटिक्स से, सियासत से दूर रहें।
ब्रिटिश मस्ट बी फ्रेंड्स, अब ब्रिटिश जो थे बरतानी लोग थे वो फ्रेंड्स की तरह रहे। मुस्लिम नॉट टू ज्वाइन द कांग्रेस, मुस्लिम जो है वो कांग्रेस में शामिल ना हो। ही आर्ग्यूड दैट पॉलिटिकल मस्ट बी लेफ्ट अलोन बाय द मुस्लिम अंटिल दे हैड ब्रॉड themselves अप टू द लेवल ऑफ द हिंदूज। उन्होंने कहा कि सियासी जो है तहन्हा रहना चाहिए मुसलमानों को, ठीक है, उसकी किस्म जब तक वो ना लाए, खुद हिंदुओं की सतह तक खुद को ना ले आए, तब तक क्या करें वो पॉलिटिक्स से दूर रहें। In short, Sir Sayyid contributed the Muslim renaissance in India. He created self-confidence in his people. उन्होंने क्या किया कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों में अपना हिस्सा डाला, ठीक है। भारत में जो पनीर झहरन जो चल रही थी यहाँ पर आप कह सकते हैं, उसमें उन्होंने क्या किया कि मुसलमानों के अंदर खुद एतमादी पैदा की, वो उनको ले गया, ठीक है, अंधेरे से बाहर ले गए, ठीक है। बेवफा और बाज़कारी जो इल्ज़ामात उन पर लगा रहे थे, उन्होंने उन अंधेरों से उसने लोगों को बाहर निकाल लिया। उन्होंने अपने हुक्मरानों के साथ जो ब्रिटिश के लोग थे, बरतानवी लोग थे, उसकी अज़मत फार्म को साबित करने में मंसूबा मज़मर है, जिसकी बुनियाद पर मुसलमान उनकी वजूद की ताकत को कायम किया, ठीक है। एक नेशन बन गया यहाँ पर, बिकमिंग अ नेशन, तो वहाँ पर एक नेशन बना। सेकंड, अब यहाँ पर क्या थी जो अलीगढ़ मूवमेंट थी, सेकंड अलीगढ़ मूवमेंट यहाँ पर क्या हुई। सर सैयद हैड रिलीजियस व्यू ऑफ द शाह वलीउल्लाह एंड वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टीचिंग्स। सर सैयद शाह की जो मजहबी ख्यालात रखते थे, ठीक है, वो शाह वलीउल्लाह थे और उससे मुतासिर थे, ठीक है, उनकी तालीमात से मुतासिर थे। लेकिन वो जानता था कि अहमद नहीं था। शाह अब्दाली जो अब माजूल हो सकते हैं अंग्रेज़ों ने, जैसे कि उन्होंने थर्ड में मराठा किया, ठीक है, पानीपत की लड़ाई में यहाँ पर हुआ जो भी इशू था यहाँ पर। He also knew that the crossing the swords with the British at the jihad movement preached by the Shah Abdul Aziz and Sir Sayyid Ahmad Shahid will bring no fruit. वो ये भी जानता था कि तलवारों के साथ तजवीज़ करना बरतानी बेसिस जहाद तहरीक ने तबलीग की है। शाह अब्दुल अजीज़ और सैयद अहमद शहीद कोई यानी कि फल नहीं लाए हैं, कोई ऐसा उनको फ्रूट नहीं मिला है उनके काम का। The darkest period of the Muslim could only bring light through education and modern knowledge, science and technology। जो darkness period था मुसलमानों को, वो सिर्फ एक ही तरह से लेकर आ सकते थे, तारीकी की तरफ, तारीकी से दूर किया जा सकता था, मुसलमानों को रोशनी में लेकर आया जा सकता था सिर्फ नॉलेज के ज़रिए, यहाँ पर मॉडर्न एजुकेशन के ज़रिए, मॉडर्न नॉलेज के ज़रिए और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ज़रिए। ज़ाहिर है मुस्लिम जब देखेंगे मॉडर्न किस्म की नॉलेज और साइंस को देखेंगे, टेक्नोलॉजी को देखेंगे, जैसे कि यहाँ पर हम 10 साल पीछे चलते हैं और बाहर के मुल्कों में ज़्यादा जदीद चीज़ें होती हैं, तो वो चीज़ें अगर हम अपने अंदर लेकर आएँ, ज़्यादा हम समझदार बने, ज़्यादा हम पढ़े लिखे बने, तो उससे क्या होगा, हम एक तारीख से, हम एक डार्कनेस से बाहर निकल सकते हैं। उससे मुसलमानों में बेदारी आएगी, जहन जो था वो तरीकी में रह रहा था, ठीक है। तो इसकी वजह से इसने अहम काम किया जो कि तालीम की दुनिया में शराकतें की, ठीक है, तालीम की कंट्रीब्यूशन किया उसने वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन में, ठीक है। उसने क्या किया, एजुकेशन को फोकियत दी। फाउंडेशन ऑफ MAO कॉलेज ऑफ अलीगढ़, पब्लिकेशन ऑफ द अलीगढ़ इंस्टीट्यूशन गेजेट, फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर जो अलीगढ़ MAO कॉलेज की बुनियाद रखी गई थी, ठीक है। अलीगढ़ इंस्टीट्यूट जो था वो इशाअत किया गया था गिज़ट में मोहम्मदन। यहाँ पर फाउंडेशन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस बनाई गई। सर सैयद मुसलमानों को लाने के लिए ख्वाह थे, अगरचे उसकी अपनी लाइन पर हिम्मत के साथ लड़ा, ठीक है, अपनी जो लाइन थी उसकी वहाँ पर वो क्या हुआ, हिम्मत के साथ, करेज के साथ वहाँ पर लड़े। ही वॉज इम्प्रेस मोस्ट इन द ब्रिटिश सिस्टम ऑफ द एजुकेशन, वो इम्प्रेस भी थे यहाँ पर ब्रिटिश सिस्टम के, क्योंकि ब्रिटिश सिस्टम का बाहर के मुल्कों का जो एजुकेशन सिस्टम था वो बहुत ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। वो करैक्टर बिल्डिंग था, वहाँ पर सोच जो थी उनकी एसेंशियल थी, वो ज़रूरत के लिए वहाँ पर एक सोच थी, ठीक है, सोचने के लिए ज़रूरी अमल और जो था वो किरदार की वहाँ पर इमारत थी। उससे उसने अंग्रेज़ी कायम की, ठीक है, सरकारी स्कूल जिसने MAO का नाम लिया, ठीक है, अलीगढ़ में कॉलेज जिसमें वो यहाँ पर साथ जो था सिला ओरिएंटल सीखने, मगरबी तालीम और साइंस सीखने के लिए यहाँ पर उसने बनाया, ठीक है, कॉलेज यहाँ पर उसने रखा, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गए थे ब्रिटिश एजुकेशन से। उनको पता था कि ब्रिटिश एजुकेशन यहाँ पर आएगी तो लोग इंग्लिश सीखेंगे, तो यहाँ पर ये जो पब्लिक स्कूल बना था MAO कॉलेज अलीगढ़ में, वो इंग्लिश के लिए बना था ताकि लोग जो है इंग्लिश सीख सकें, साइंस सीख सकें, ठीक है, इसको पढ़ सकें और आगे बढ़ सकें।
At Aligarh, a new political consciousness among the Muslims emerged, discovering a meeting around between Islam and the West. यहाँ पर अलीगढ़ में जो एक नया सियासी शऊर था, ठीक है, मसालिक के दरमियान जो दरियाफ्त हुआ, इस्लाम और मगरब के माबीन जो थे वो मुलाकातें थी उनकी। अलीगढ़ इसके लिए एक आम प्लेटफॉर्म बन गया था, यहाँ पर जो था कॉमन प्लेटफॉर्म था, आम जो था वो प्लेटफॉर्म था। उसके मुख्तलिफ इलाकों के मुसलमान बरसगीर में मुख्तलिफ ज़ेली सकाफ़ती हैं। पस मंज़र यहाँ पर बैकग्राउंड जो था उसका यही था कि मादरी ज़ुबानें और रवायात जो थी वो अलीगढ़ में एक दूसरे के साथ मिलकर शनाख्त करना थी। मुसलमान बरदरी और मुश्तरका बात जो थी वो ज़ुबान उर्दू थी और अंग्रेज़ी समझने के लिए एक दूसरे के साथ इन्होंने यहाँ पर ताउन किया, कम्युनिटी बनाई गई ताकि इंग्लिश उर्दू तो आती थी, जाहिर सी बात है अब इंग्लिश को भी अंडरस्टूड करना था। इस तरह अलीगढ़ ने एक समाजी और सियासी बनाया। मुसलमानों के नाम पर मजहबी ताकत दूसरे मुसाबकी के खिलाफ बरादरी हिंदुओं की जमात यहाँ पर बनी, ठीक है। दी मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस ब्रॉट अ न्यू कॉन्सिस्टेंस विच लीड टू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मुस्लिम स्कूल ऑल ओवर द इंडिया। यहाँ पर जो मोहम्मदन एजुकेशन कॉन्फ्रेंस थी, ठीक है, वो यहाँ पर रखी गई, ठीक है, जिसने इस्टेब्लिश किया मुस्लिम्स को, ठीक है, स्कूल मुस्लिम स्कूल वहाँ पर बनाया गया ऑल ओवर द इंडिया में, यहाँ पर बनाया गया। उर्दू लैंग्वेज जो थी वो प्योरीफाइड की गई, ठीक है, ताकि समझ आए लोगों को कि एनुअल रिपोर्ट्स तो वहाँ पर कॉन्फ्रेंस के लिए बन रही थी, बट जो उर्दू लैंग्वेज थी उसको भी बहुत ज़्यादा प्योर किया गया था। वहाँ पर तक़वियत बख्शी गई थी, ठीक है, तक़वियत मिली कॉन्फ्रेंस के सालाना रिपोर्ट्स की वजह से। यहाँ पर by the time Sir Sayyid died, Aligarh had become a firm center of the Muslim movement in the subcontinent for their recognition as the community standing equal to the Hindus। जिस वक्त सर सैयद फौत हुए, अलीगढ़ का इंतकाल हुआ, ठीक है, यहाँ पर अलीगढ़ हैड बिकेम फर्म सेंटर, यहाँ पर उनका जो डेथ हुई सर सैयद अहमद ख़ान की, ठीक है, अलीगढ़ जो था सेंटर में था। यहाँ पर मुसलमानों का एक मजबूत मरकज़ बन चुका था। बरसगीर में उनकी तहरीक चलाई गई, मसावी जो बरादरी थी उनको दिया गया, ठीक है, मसावी तौर पर, ठीक है, इक्वल स्टैंडिंग दिया गया मुसलमानों को, ठीक है, हिंदुओं के दरमियान मुसलमानों को, ठीक है, इक्वलिटी दी गई जो कि पहले नहीं थी। यहाँ से मशहूर अली ब्रादर्स जो थे वो उभरे। अली ब्रदर्स जो थे उनको आपको पता होगा, हिस्ट्री आपने एफएससी में पढ़ी होगी, ठीक है, यहाँ पर कि अली ब्रदर्स जो थे उन्होंने बहुत ज़्यादा अपना यहाँ पर रोल अदा किया था, जिससे ख़ास तौर पर मुस्लिम कम्युनिटी थी उसकी क़यादत हुई थी, उसका क़याम हुआ था। और आम तौर पर जो हिंदुस्तानी लोग थे, ठीक है, हिंदुस्तानी आबादी के ख़िलाफ़ जो खिलाफत मूवमेंट के नाम पर अंग्रेज़ जो बड़े पैमाने पर एक पानी पत्थर बन गया था यहाँ पर, उसमें भारत तहरीक चलाई गई थी। In short, Aligarh movement created a recognized identity of the Indian Muslim with the revival of the spirit of the Ummah। मुख्तसर ये कि इन शॉर्ट ये कि अलीगढ़ जो तहरीक थी तश्कील दी गई थी हिंदुस्तानी पहचान के लिए, मुसलमानों की रूह अहिया के साथ, उम्मत के साथ। यहाँ पर अलीगढ़ जो था मुसलमानों की अलामत बन चुका था, मुसलमानों की यहाँ पर सिंबल बन चुका था मुस्लिम्स के लिए। यहाँ पर सियासत बनने के बाद ख़ासकर मशहूर अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बिलाशुबा अलीगढ़ ने एक कौम को तश्कील दे दिया था। अनडाउटली अलीगढ़ क्रिएटेड अ नेशन, क्योंकि इससे यहाँ पर कह सकते हैं कि नॉट बी डाइंड, इससे इनकार नहीं किया जा सकता था कि डैट द पाकिस्तान आइडिया इज़ द आउटकम ऑफ द अलीगढ़ मूवमेंट, कि पाकिस्तान आइडिया जो है अलीगढ़ का है, ठीक है, यहाँ पर आउटकम, यहाँ पर आइडिया है। अलीगढ़ मूवमेंट जो है, पाकिस्तान आइडिया जो है वो अलीगढ़ का एक आइडिया है। द फाउंडेशन ऑफ द एजुकेशन institution of the Aligarh gave that beacon of the light to the Indian Muslim with the synthesis of the Islamic values and the Western knowledge, which produced such young men who developed those traits of the character which built the empires। जो तालीमी बुनियाद थी, जो फाउंडेशन रखी गई, ठीक है, एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की, वहाँ पर अलीगढ़ के अदारे थे, ठीक है, उसमें उनको रोशनी दिया गया। एक साथ हिंदुस्तानी मुसलमान के लिए रोशनी जो बनी वो इस्लामी इक़्तिदार थी, उसकी तरकीब थी, मगरबी इल्म जो था वहाँ से पैदा किया गया। ऐसे नौजवान जो मर्द थे जिन्होंने इनको तरक्की दी, ठीक है, किरदार जो था उनका, करैक्टर्स जो थे, खुसूसियात जो थी, उनकी सल्तनतें जो थी वो बनाई गई थी। यहाँ पर ही हमारी जो है लेक्चर आज का कंप्लीट होता है, ठीक है। यहाँ पर अलीगढ़ मूवमेंट के बारे में हमने आज
डिटेल से पढ़ा है, ठीक है। सर अहमद ख़ान के बारे में यहाँ पर पढ़ा है स्टूडेंट्स। यही आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs यहीं से बनकर आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन बनकर आते हैं। जो चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको बताई है। यहाँ से कोई शॉर्ट क्वेश्चन अगर आ भी जाता है आपको, तो यहाँ पर आपका शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है कि सर अहमद ख़ान के बारे में लिखे, अलीगढ़ मूवमेंट की जो उन्होंने चलाई थी, ठीक है। वहाँ पर आप स्टार्ट किस तरह से लिख सकते हैं, वहाँ पर आप सबसे पहले तो डेट ऑफ बर्थ एंड डेट ऑफ डेथ यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात स्टूडेंट्स जो है, आपने अपने हैंड आउट्स को लाजमी तौर पर पढ़ना है। जैसे कि इसकी हैंड आउट्स यहाँ पर अवेलेबल नहीं की गई हैं, PPT स्लाइड्स अवेलेबल की गई हैं। आपने PPT स्लाइड्स को अच्छे से रट्टा मार लेना है, रट्टा मार लें, रीड कर लें। वैसे मैं रट्टा मारने का मशवरा तो नहीं देती हूँ स्टूडेंट्स को, बट मोस्टली स्टूडेंट्स को मैं ये मशवरा भी देती हूँ कि वो अगर नहीं उनसे कॉन्सेप्चुअल लिखा जाता तो वो थोड़ी सी लाइन्स को रट्टा लगा कर लिख लें, क्योंकि ज़ाहिर है पेपर में जब तक आप वर्ड टू वर्ड ना लिखें, रट्टे का मतलब ये नहीं होता कि आप हिफ्ज़ कर लें इसको, ठीक है। रट्टे का मतलब यह होता है जैसे डेट्स हो गई, ये तो जाहिर सी बात है अब आपको डेट्स जो है वो रट्टा ही लगानी पड़ेंगी। उसको रट्टा लगाने का तरीका भी एक है, उसको आप क्या करें, डेट्स को जो है वो आप लिख लें। आई थिंक 12 लेक्चर था या 11 लेक्चर था हमारा या 10, तो वो आप देख लीजिएगा। वहाँ पर भी डेट्स जो हैं पहले PPT स्लाइड से मैंने आपको शो करवाई गई हैं। वो लेक्चर्स आपने अगर प्रीवियस लेक्चर्स कवर नहीं किया तो उसको लाजमी तौर पर कवर कर लें, ठीक है। आपके PPT स्लाइड्स में आप जाएं, ठीक है। यहाँ पर पाक स्टडी 302 को ओपन करें अपने LMS में जाकर, और अपनी PPT स्लाइड्स को जो है ओपन करें, और वहाँ पर जाकर आपने क्या करना है, आपको मैं एक छोटा सा वर्क दे रही हूँ। अगर आप ये काम नहीं कर सकते हैं तो मेहरबानी करके आप, मैं आपको ये डांट ही रही हूँ एक किस्म का, ठीक है, कि आप इस तरह से स्टडी नहीं की जाती है। जहाँ पर आप जाएँ, यहाँ पर एक छोटा सा मैं आपकी ज़िम्मे काम लगा रही हूँ। आपने क्या करना है कि अपनी PPT स्लाइड्स में जितनी भी डेट्स हैं उसको एक पेज पर आपने लिख लेना है, एक डायरी में आपने नोट कर लेना है और बार बार उसको पढ़ना है, ठीक है। आप डेली तो नहीं इसको रिवाइज करते होंगे, पढ़ते होंगे, बट वीकेंडली आपने इसको खोला है अपनी उसी डायरी को और पढ़ लेना है। ये काम अगर आप मिड टर्म के एग्जाम्स तक एंड फाइनल टर्म के एग्जाम्स तक कर लेते हैं तो आपके मार्क्स जो हैं बहुत अच्छे आ सकते हैं, क्योंकि 10 MCQs आपके ऐसे होते हैं, 10 MCQs, ठीक है, 10 to 12 MCQs आपको कहूँगी कि ऐसे होते हैं आपके पेपर में, या 15 तक भी MCQs ऐसे आते हैं जहाँ पर आप ये पाक स्टडी में सिर्फ डेट्स पूछी होती हैं कि जी डेट्स बताएं, ये डेट्स कहाँ से आई हैं, और ये डेट्स सारी की सारी PPT स्लाइड्स होती हैं, हैंड आउट से होती हैं, कहीं बाहर से आपका सिलेबस नहीं आता है, ठीक है, सिर्फ PPT स्लाइड्स और हैंड आउट से आपका आता है। तो ये डेट्स आपने रट्टा लगा लें, ठीक है, लिख लिख कर याद कर लें। बार बार आपको मैं आज के लेक्चर में मैंने इसको कहा है क्योंकि स्टूडेंट मोस्टली बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर रहे हैं। मैंने अपने सामने स्टूडेंट्स को देखा है जो ये पेपर छोड़ आते हैं, ठीक है, वो MCQs नहीं अटैम्प्ट करते, शॉर्ट क्वेश्चन को छोड़ आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन को छोड़ आते हैं जी। आगे से वो कहते हैं मैम हमें तो आता नहीं था क्वेश्चन तो हमने छोड़ दिया। ऐसा नहीं करना है स्टूडेंट्स। आप लोगों को अगर पेपर में बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आ भी जाता है, फॉर एग्जांपल आपने पूरे लेक्चर्स नहीं देखे, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे करते हैं, और आप कोई क्वेश्चन आपको नहीं आता है, बिलफर्ज आप भूल जाते हैं, तो आपने उस क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है, अपनी राइटिंग में आपने उसको अटैम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन ब्लैंक नहीं छोड़ कर आना है आपने, ठीक है। तो पास्ट पेपर्स को अच्छे तरीके से तैयार करें। अगर आपको लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा हो, कहीं से आपको बातें अच्छी लगी हो, मेरी आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो लेक्चर्स को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए ताकि बाकी स्टूडेंट्स की भी यहाँ पर हेल्प हो सके। मैं चाहती हूँ कि बाकी तमाम स्टूडेंट्स तक ये हेल्प हो सके। मेरे लेक्चर्स अगर मैं बना रही हूँ आप लोग के लिए यहाँ पर काम आ सके, आप लोग ये हेल्पफुल रह सके मेरा चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब लास्ट में कीजिएगा। अपना बहुत ज़्यादा सारा ख्याल रखिएगा। हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़।